हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम क्लास 10th की जो विज्ञान है चैप्टर नंबर जो 3 है, एकदम सरल तरीके से आसान परिभाषा, आसान उदाहरण और एनिमेशन के साथ आपको सिखाने वाला हूँ। जी हाँ, एनिमेशन के साथ। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर दें। चैप्टर का नाम क्या है? धातु एवं अधातु। तो सबसे पहले बात करेंगे धातु के बारे में। धातु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मेटल्स। धातु तो आपने देखा ही होगा, जैसे आपके पास में लोहा हो गया, है ना, जैसे चांदी हो गया, सिल्वर हो गया, ये सारे, सोना हो गया, ये सब धातु हैं। ठीक है। धातु क्या होती है? ऐसा तत्व जिसमें चमक हो। कोई भी तत्व जो चमक होती है, ये कई सारे मैंने रखे हैं धातु। धातुओं में अपनी एक चमक होती है। आघात वर्ध होते हैं, मतलब अगर उस पर आघात किया जाए तो वो टूटती नहीं है। ठीक है। जिनकी तनन क्षमता अधिक होती है, मतलब अगर उनको हीट किया जाए, गर्म किया जाए, तो उनसे हम पतली तार बना सकते हैं खींच के। तनन क्षमता ज़्यादा होती है। जो ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं, जिनमें अगर हम गर्म करें, जैसे एक धातु का एक रॉड लिया हमने, यहाँ पे हम गर्म करेंगे तो कुछ टाइम बाद आपको वहाँ पे भी गर्म महसूस होगा, यानी कि जो ऊष्मा है वो उसमें बह रही है। अगर आप करंट लगाओगे धातु में तो करंट भी उसमें पूरी बहेगी, इधर करंट लगाओगे तो उधर भी शॉक लगेगा। ठीक है। तथा ठोस अवस्था में पाए जाते हैं धातु कहलाते हैं। ठीक है। धातु क्या है? ऐसा तत्व जिसमें चमक हो, आघात वर्धक गुण हो, जिसकी तनन क्षमता अधिक हो, जो ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक हो तथा ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? धातु कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया, ये सब हमारे क्या है? ये सब हमारे धातु के ही उदाहरण हैं। ठीक है। ये सब हमारे क्या है? धातु के उदाहरण है। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अधातु। अधातु क्या होता है? ऐसे वस्तुएं या ऐसा तत्व जिनमें धातु के गुण नहीं पाए जाते। जो गुण धातु में पाए जाते हैं, अगर वो गुण किसी तत्व में नहीं पाए जा रहे हैं तो वो क्या है? अधातु है। वह तत्व जिसमें धात्विक गुण नहीं पाए जाते अधातु कहलाते हैं। ठीक है। धातु का गुण जिसमें नहीं पाए जा रहे वो क्या होगा? अधातु होगा। उदाहरण के तौर पर ये जो ऑक्सीजन है, जो सल्फर है, क्लोरीन है, ये सब हमारे क्या है? अधातु है। ये सब हमारे अधातु है। ये सल्फर हो गया, ये कार्बन हो गया, ये रेड फॉस्फोरस हो गया, ये सब हमारे क्या प्यारे बच्चों? अधातु है। ठीक है। नेक्स्ट, अब बात करेंगे धातु और अधातु में अंतर। बोर्ड एग्जाम में ये जो टॉपिक है हर साल आता है, लेकिन अंतर दो प्रकार से होते हैं। एक तो भौतिक गुणों के आधार पर, एक होता है रासायनिक गुणों के आधार पर। ठीक है। तो बात करते हैं भौतिक गुणों के आधार पर। अगर हम बात करें चमक की, एक तरफ मैंने धातु लिख लिया, एक तरफ मैंने अधातु लिख लिया। धातु में क्या होता है? धातु की सतह में चमकदार होती है। जैसे ये मेरा स्टील का है तो इसमें एक अपनी चमक होती है। उदाहरण के तौर पर सोना है, चांदी है। सोना चांदी के आभूषण हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनकी एक चमक होती है, खूबसूरत। उसी चमक से उसकी खूबसूरती निखरती है, पता चलती है। सोना हम क्यों पहनते हैं? उसकी चमक के कारण, उसका उसका सुनहरेपन के कारण। चांदी हम क्यों पहनते हैं? उसके चमक के कारण, क्योंकि वो दिखने में खूबसूरत लगता है। तो इनमें क्या होती है? चमक होती है। और अधातु की सतह चमकदार नहीं होती है, जैसे कि कार्बन। ठीक है। ये चमकदार नहीं होते हैं। ठीक है। अपवाद भी है इसमें। आयोडीन जो है एक अधातु है, लेकिन ये चमकदार होती है। आपने नमक देखा होगा ना, नमक एक अधातु है, लेकिन नमक को आप रख दो भाई, उसमें बहुत ज़्यादा चमक होती है, तो वो अपवाद है। विज्ञान में ना कई की चीज़ों में अपवाद भी आपको मिलेगा। जैसे ये कार्बन है, ठीक है, ये एक अधातु, इसमें कोई चमक नहीं होती है। लेकिन ये आयोडीन है, इसमें चमक होती है, ये एक अधातु है, लेकिन ये अपवाद में आता है। ये इकलौता अपवाद है, बाकी सब में चलता है। ठीक है। नंबर 2 में आ जाओ, कठोरता। एक तरफ धातु, एक तरफ अधातु। कठोरता की बात करें, जो धातु होते हैं वो सामान्यतः कठोर होते हैं। ठीक है। मैक्सिमम धातु कठोर होते हैं। इन कुछ एक धातु ऐसी भी है जो कठोर नहीं है लेकिन धातु है। मैं आपको बताता हूँ। धातु सामान्यतः कठोर होती है, जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, ये इसके उदाहरण है। इनमें अपवाद भी है, जैसे कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये मुलायम होते हैं। ये ठोस नहीं होते हैं, लेकिन ये धातु है, लेकिन ये मुलायम होते हैं। ये लोहा है, ये लिथियम है। लोहा देखो कितना ठोस है, लिथियम आपका मुलायम होगा, दबाओगे तो पिचक जाएगा, लेकिन ये धातु है।
अधातु, अधातु कठोर नहीं होते हैं, जैसे कि कोयला कठोर नहीं होता, कोयला है उसके हथौड़ा मारो वो चूर चूर हो जाएगा, भंगूर हो जाएगा, है ना, तो ये कठोर नहीं होते। अपवाद है, इसमें भी अपवाद है। हीरा सबसे कठोर है, हीरे से हम क्या बड़ी बड़ी जो रॉ जब बड़ी बड़ी चीज़ें जो होती हैं सॉलिड्स उनको काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ हीरा है, और हीरा क्या है प्यारे बच्चों, एक अधातु है। तो ये अपवाद है हीरा। ये कोयला क्या है, ये हमारा अधातु है जो कि ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता, लेकिन वही हीरा भी है जो कि एक अधातु है लेकिन दुनिया का सबसे ठोस पदार्थ है। ठीक है, ये अपवाद है, ये भी लिख लिया होगा आपने। अब हम बात करते हैं रूप और उसके अवस्था के बारे में। एक तरफ धातु हो गया, दूसरी तरफ अधातु हो गया। सो देखिए प्यारे बच्चों, कमरे के ताप पर ठोस रहते हैं। कोई भी जो धातु होता है वो कमरे के तापमान पर, एक रूम टेम्परेचर कितना होता है 18 डिग्री सेल्सियस, 20 से 22 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर होता है। तो इस रूम टेम्परेचर में कोई भी चीज़ ठोस होती है धातु में, जैसे कि लोहा हो गया, तांबा हो गया, ये ठोस अवस्था में ही रहेगी कमरे के टेम्परेचर में। ठीक है, अपवाद क्या है, जो मरकरी है जिसे हम पारा कहते हैं आम भाषा में, कमरे के टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर में ये किस अवस्था में रहता है, ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये जो मरकरी है ये एक धातु है लेकिन द्रव अवस्था में पाया जाता है रूम टेम्परेचर में। ठीक है, ये इसका अपवाद है। उधर हम बात करें अधातु के बारे में, तो कमरे के ताप पर या तो ठोस या गैसीय अवस्था में होते हैं। कौन, अधातु या तो ठोस अवस्था में रहेगा या फिर गैसीय अवस्था में रहेगा। ठीक है, अपवाद क्या है, जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये एक अधातु है ब्रोमीन, लेकिन ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये उदाहरण है देखो ब्रोमीन का। ठीक है, ये द्रव अवस्था में पाया जाता है रूम टेम्परेचर में। ठीक है, अब हम बात करेंगे आघात वर्ध। आघात मतलब जैसे हम हथौड़ा मारते हैं तो क्या टूटती है या टूटती नहीं है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं धातु। धातु आघात वर्ध होते हैं, मतलब अगर किसी भी धातु की वस्तु पर अगर हम ऐसे लोहा मारे तो वो टूटेगी नहीं, भले ही चपटी हो जाएगी लेकिन टूटेगी नहीं। धातु आघातवर्ध होते हैं, अर्थात धातुओं को पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। उदाहरण लोहे की चादरें, जो लोहे की चादर होते हैं वो इसका उदाहरण है। अब आघातवर्ध की अधातु के बारे में बात करें, अधातु जो होते हैं प्यारे बच्चों ये आघातवर्ध नहीं होते, यानी कि अगर इसमें लोहा मारा जाए, हथौड़ा से पीटा जाए तो वो चूर चूर हो जाएंगी, टूट जाएंगी। ठीक है, अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे ये हथौड़ा है, ये धातु है, लोहे की है, इस पर मैं हथौड़ा मार रहा हूँ, तो हथौड़ा मारा इस पर, हथौड़ा मारने से ये क्या बन गया, चादर बन गया। अब मैं उस पर हथौड़ा मारूंगा, देखो देखो इस पर हथौड़ा मारा कोयले पे, तो ये टूट के ऐसा बन गया, चूर चूर हो गया। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब हम बात करेंगे तन्यता। तन्यता क्या होता है, तन्यता में क्या होता है, किसी वस्तु को अगर हम हीट करें, गर्म करें, और उससे हम जब गर्म करोगे तो वो एकदम पिघल जाएगा पूरा, और उससे हम पतली तार खींच के बना पाए, लंबी तार। ठीक है, तो उसे कहते हैं तन्यता। जैसे आप दुकानों में जाते हो, सोना चांदी का हमें आकार देना होता है, तो सोना चांदी में क्या तन्यता के गुण पाए जाते हैं, तभी उस तन्यता के गुण के कारण उसे हम एक रूप से दूसरे रूप में ढाल पाते हैं। तो धातु लिख दिया एक तरफ लिख दिया धातु। धातु में क्या होता है, धातु तन्य होती है, धातुओं को पतली तार के रूप में बनाया जा सकता है। जैसे तांबे के तार हो गए, एल्यूमिनियम के तार हो गए, इन्हें हम पतले तारों के रूप में बना सकते हैं। वही बात करें अधातुओं को पतली तार के रूप में नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, अधातु को पतली तार के रूप में नहीं बनाया जा सकता। विद्युत और ऊष्मा का चालन, इस पे बात करते हैं। एक तरफ धातु लिख दिया, एक तरफ हमने अधातु लिख दिया। तो धातु के बाद देखते हैं, धातु के उदाहरण देखते हैं। धातु में विद्युत और ऊष्मा दोनों का चालन होता है, दोनों प्रवाहित होते हैं। जैसे उदाहरण पे आ गया चांदी, तांबा। देखो ठीक है, शीशा अपवाद है, शीशा और पारा ऊष्मा के कुचालक होते हैं, जबकि ये क्या है, धातु है। ठीक है, लेकिन ये कुचालक होते हैं। अब ये देखिए उदाहरण के तौर पे, ये हमारा एक लोहे का रॉड है, ये हमारा लोहे का एक रॉड है, और ये हमारा बर्नर है जिसमें हम आग जलाते हैं। हमने आग जलाया, आग यहाँ पे लग रही है,
अभी स्टार्टिंग में हमने आग जैसे आग यहाँ पे लग रही है, लेकिन कुछ समय बाद आपको जो गर्माहट है वो यहाँ पे भी महसूस होगी, यानी कि जो आग का प्रवाह है वो फैल रहा है, ऊष्मा का चालन हो रहा है। देखिए ये एक उदाहरण हो गया। अधातु में क्या होता है, देखिए अधातु में क्या होगा, विद्युत और ऊष्मा के कुछ अलग होते हैं। अधातु में विद्युत और ऊष्मा के कुछ अलग होते हैं, मतलब अधातु में ना तो विद्युत प्रवाहित होती है ना ही ऊष्मा प्रवाहित होती है। ठीक है। अपवाद क्या है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, ये अपवाद है। आपको कि भैया ग्रेफाइट क्या होता है, तो आप सबके पास होगा ग्रेफाइट, सबके पास जरूर होगा ग्रेफाइट। जो पेंसिल होती है बच्चों, पेंसिल की जो, बट एक चीज क्या है ना कि जो ग्रेफाइट होती है पेंसिल के अंदर जो काला काला होता है ना, वो ग्रेफाइट होती है, वो विद्युत का सुचालक है। अधातु है लेकिन विद्युत का सुचालक है। अगर गलती से भी इसके अंदर करंट डाल दोगे ना तो तुम्हें एक शॉक लगेगा, तो ये चीज से बच के रहना। ठीक है प्यारे बच्चों, यही एक्सपेरिमेंट में हमने दिखा रखा है। अब हम बात करेंगे घनत्व के बारे में। तो जो घनत्व होता है और जो गलनांक होता है वो अधिक होता है किनमें, धातुओं में। ठीक है। जैसे कि और जो अपवाद है इनमें, सोडियम और पोटेशियम का जो घनत्व होता है वो बहुत कम होता है, ये इसके अपवाद है। धातु में क्या होता है ना, जो उनका घनत्व होता है, जो गलनांक होता है वो ज्यादा होता है, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं जैसे कि सोडियम हो गए, पोटेशियम हो गए, इनका घनत्व कम होता है। धातु है लेकिन इनका घनत्व कम होता है। फिर अधातु की बात करें, सामान्यतः घनत्व और गलनांक कम होते हैं अधातु में। ठीक है। अब हम बात करेंगे ध्वनि। जैसे आपके स्कूल में जब जाते हो, जब पीरियड चेंज होते हैं या इंटरवल होता है, जो छुट्टी होती है, तो टन 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 बजता है ना, तो टन टन देखो वहां बाहर बजाते और पूरे स्कूल में आवाज गूंजती, तो वो क्या है, ध्वनि आती है ना। कोई डीजे तो बजा नहीं रहा है, लेकिन फिर भी वो छोटा सा जा ऐसे मारते तो पूरे चारों तरफ आवाज आ जाती है, घर कमरे में आवाज चली जाती है ना, तो ध्वनिक गुण है। धातु ध्वनिक होते हैं। धातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करते हैं। जैसे कि घंटी है, कठोर सतह से टकराएगी तो आवाज उत्पन्न करेगी, देख रहे हो। अधातु क्या होता है, अधातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न नहीं करती है। एक हथौड़ा लो और एक लकड़ी पे ऊपर दे मारो जोर से, आवाज आएगी क्या, नहीं आएगी। तुम वो आवाज आएगी छोटी सी, वो बस तुम्हारे तक ही रहेगी, पच करके आवाज आएगी, है ना। तो अधातु में आवाज नहीं आती है, ना के बराबर। ऑक्साइड गुण की अगर हम देखते हैं धातु और धातु में, तो क्या होता है, धात्विक ऑक्साइड क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है। धात्विक ऑक्साइड किसके प्रवृत्ति के होते हैं, क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। ये ऑक्साइड वगैरह आ गया, ये अब आ रहा है रासायनिक गुणधर्म। अभी तक भौतिक गुणधर्म देख रहे थे, अब आ रहा है रासायनिक गुणधर्म। धात्विक ऑक्साइड क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। एक फेमस उदाहरण है आपका Al2O3। क्या है, Al2O3। अधातु क्या होता है, अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। किस प्रवृत्ति के होते हैं, अम्लीय प्रवृत्ति के। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक। धातुओं के साथ रासायनिक गुणधर्म, अब रासायनिक गुणधर्म हम देख लेते हैं धातुओं के साथ। अगर कोई धातु वायु के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या होगी, अगर आपके पास कोई धातु है, प्लस का मतलब अभिक्रिया कर रही है, ऑक्सीजन मतलब वायु, अगर धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या बनाएगी, धातु ऑक्साइड बनाएगी, धात्विक ऑक्साइड बनाएगी। धातु प्लस वायु मिलकर क्या बनाती है, धात्विक ऑक्साइड। धातु और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाती है, धातु ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड बनाती है। उदाहरण के तौर पे ये हमारा मैग्नीशियम है, ये हमारा ऑक्सीजन है। धातु और वायु मिलकर क्या बना रही है, धातु ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रही है। ये इसका सिंपल सा उदाहरण है। धातु ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती है प्यारे बच्चों, धातु ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं, कुछ नोट आप याद रखिए। हम जानते हैं कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारकीय होती है, अभी मैंने आपको बताया था। लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। कुछ धातु ऑक्साइड होते हैं जैसे कि हमारे जिंक ऑक्साइड हो गए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गए, ये जो धातु ऑक्साइड है ये अम्लीय और क्षारीय दोनों व्यवहार दर्शाती है, और इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। एग्जाम में आता है उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, दो उदाहरण दीजिए, एग्जाम में पूछा गया है, तो आप क्या लिखोगे,
ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्लीय तथा क्षारकीय, ठीक है, या अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। और ये रिएक्शन दोगे आप, ये उदाहरण दोगे। ये हमारा Al2O3 है, ये हमारा एक धातु ऑक्साइड है, ये अभिक्रिया करेगा अम्ल के साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, तो क्या बनाएगा, लवण बनाएगा, AlCl3 बनाएगा और जल बनाएगा, H2O बनाएगा। ये हमारा धात्विक ऑक्साइड है Al2O3, ये क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, NaAlO2 बनाएगा, ये एक लवण है, और क्या बनाएगा, जल बनाएगा। ठीक है, ये एग्जाम में आता है, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। अगला है, जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या बनाएगी। तो जब भी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड बनाती है या फिर हाइड्रोक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती है। एग्जाम में आता है, जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस मुक्त होती है, तो आप बोलेंगे कि भैया हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, और जब धातु ऑक्साइड जो यहाँ मिला उसको फिर से जल के साथ अभिक्रिया कर दोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, धातु हाइड्रोक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा, धातु हाइड्रोक्साइड। धातुएं जल से अभिक्रिया करके संगत धातु हाइड्रोक्साइड अथवा ऑक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। इस लाइन को याद रखोगे तो इस परिभाषा को आप खुद से भी बना के लिख सकते हो। धातु जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाती है तथा हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती है। उदाहरण के तौर पे सोडियम हमारा क्या एक धातु है, हमने इसको जल के साथ अभिक्रिया करा दी H2O, तो क्या बना, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, धातु हाइड्रोक्साइड बना, सोडियम धातु है, OH क्या हाइड्रोक्साइड है, और क्या बना, गैस बना, हाइड्रोजन। और एक उदाहरण देते हैं, कैल्शियम मैंने धातु ले लिया, मैंने पानी के साथ मिलाया तो क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया इसने। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस को मुक्त किया। जब मैंने क्या लिया, एक धातु का ऑक्साइड Na2O लिया और उसको पानी के साथ मिलाया तो क्या बनाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया। तो ये दो उदाहरण लिख लो स्टार्टिंग के, यही बहुत है। ठीक है, सिंपल परिभाषा सिंपल उदाहरण के साथ मैं लेके आया हूँ, आप समझते भी रहना और साथ ही साथ नोट्स भी बनाते रहना। ठीक, अच्छा एक चीज ध्यान रखिए, ये एग्जाम में आते हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये 3 टॉपिक। कुछ धातुएं जैसे कि मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है। ऐसे धातु का नाम बताइए जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, तो उस धातु का नाम क्या है, मैग्नीशियम है। क्या है, मैग्नीशियम है। कुछ धातुएं जैसे कि मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, अपितु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, हाइड्रोक्साइड या फिर हाइड्रोजन बनाती है। ठीक है, जैसे ये मैग्नीशियम है, पानी के साथ अभिक्रिया करेगी लेकिन ये गर्म अवस्था में होनी चाहिए, उबल रही होगी, इतना गर्म होना चाहिए। अभिक्रिया करके क्या बनाएगी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगी और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगी। कुछ धातुएं एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये जो धातुएं हैं ये सिर्फ जो पानी भाप अवस्था में होती है ना उसी से अभिक्रिया करेगी, केवल भाप से अभिक्रिया करती हैं, यानी कि गैसीय अवस्था में जो जल होता है उसी से अभिक्रिया करेंगी तथा संगत धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। जैसे कि ये मेरा एल्यूमिनियम है, ये पानी तो है लेकिन ये भाप है, गैसीय अवस्था वाला पानी है। अभिक्रिया करके क्या बनाएगी, Al2O3 बनाएगी और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगी। ठीक है, और कुछ धातुएं जैसे कि लेड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, जल के साथ किसी भी दशा में अभिक्रिया नहीं करती है। जल चाहे तुम द्रव अवस्था ठंडा ले लो, गर्म ले लो, है ना, गैसीय अवस्था में ले लो, किसी भी अवस्था में अभिक्रिया करती ही नहीं है। कौन, जैसे लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये अभिक्रिया ही नहीं करती है। ठीक है, तो ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं, अम्ल के साथ अभिक्रिया। जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है, जब भी धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी तो लवण बनाएगी और हाइड्रोजन बनाएगी। क्या बनाएगी, लवण और हाइड्रोजन बनाएगी, ये ध्यान रखिएगा। सभी धातुएं तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, परंतु जब कोई धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है
तो संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनते हैं। इस एक लाइन से ये परिभाषा बन गई। उदाहरण के तौर पर ये मेरा मैग्नीशियम है, धातु है, और ये मेरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तनु अवस्था में, एक्वस फॉर्म में। तो ये क्या बनाएगा, MgCl2 बनाएगा, लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। और एक उदाहरण लेते हैं, ये मेरा जिंक है, धातु है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है तनु अवस्था में, तो क्या बनाएगा, ZnCl2, जिंक क्लोराइड, और क्या मुक्त करेगा, हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। तो ये आपके दो इजी उदाहरण है। प्यारे बच्चों, आपसे कोई भी परिभाषा पूछी जाए, कोई भी चीज़ पूछी जाए, तो आपको ये रिएक्शन ज़रूर देना है खुद से, भले पूछे या ना पूछे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नहीं दोगे रिएक्शन, नहीं लिखोगे, नंबर कटेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कैसे क्या करती है, जैसे धातु क्लोरीन से अभिकृत होकर संगत धातु क्लोराइड देती है, ठीक है। कोई भी धातु होगी क्लोरीन से अभिक्रिया करेगी तो क्या बनाएगी, जो भी धातु है उसका क्लोराइड बनाएगी। जैसे ये Mg है, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बना है, मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहा है, MgCl2 बना रहा है, उसका क्लोराइड बना देती है संगत धातु का। नेक्स्ट पे हम जाते हैं हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। देखो प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पे बहुत ही सिंपल रखा है। अब इस चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूँ ना, बहुत ही कम समय में आपको पूरा चैप्टर समझा दूंगा, लेकिन बाकी लोग भी हैं जो यही चीज़ टॉपिक होगा और लिखेंगे हाथ से, ठीक है, डिजिटल बोर्ड में हाथ से लिख रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो चाहते हैं कि वीडियो लंबी बने, ताकि एड्स ज़्यादा आए, वीडियो सर्चिंग में ज़्यादा जाए, SEO कर पाएँ और टाइम टेकिंग हो जाए। मेरे लिए दुनिया में सबसे अनमोल चीज़ क्या है, समय। अगर मैं आपको कोई चीज़ कम समय में सिखा पा रहा हूँ तो वही मेरे लिए सबसे बेस्ट है। अगर टेक्नोलॉजी का आप सही उपयोग नहीं कर रहे हो तो भाई डिजिटल बोर्ड में आप क्यों पढ़ा रहे हो, आप वाइट बोर्ड पे पढ़ाते, ऐसे लिख लिख के ही पढ़ा रहे हो, तो है ना। तो प्यारे बच्चों, मैं हर एक चीज़ एकदम सिंपल लिख के लाया हूँ, 2-2 लाइन में, 1-1 लाइन में परिभाषा है, और उदाहरण भी लिख के लाया हूँ, इस वजह से कि आपका समय में बचा पाऊँ और कम शब्दों में कम समय में आसानी के साथ हर चीज़ समझा पाऊँ, ताकि आपका एक प्रॉपर नोट्स भी बन जाए, आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। आगे टॉपिक पे आ जाते हैं, हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया। कोई भी धातु जब हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया करती है, जैसे ये सोडियम है, ये हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या बनाती है, उसका संगत हाइड्राइड बनाती है। क्या बनाती है, संगत धातु हाइड्राइड बनाती है। देखिए, धातुएं सामान्यतः हाइड्रोजन गैस के साथ कोई यौगिक नहीं बनाती है, नहीं बनाती है आमतौर पर, लेकिन कुछ सक्रिय धातुएं जो क्रिया करती है, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये हाइड्रोजन से सहयोग करके क्या बनाती हैं, धातु लवण के समान ठोस यौगिक देती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, हाइड्राइड कहते हैं। जैसे ये सोडियम है, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्राइड बनाएगा। क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्राइड बनाएगा। तो सारे तो नहीं करते हैं, लेकिन जो करते हैं वो क्या बनाते हैं, उनके संगत हाइड्राइड बनाते हैं, ठीक है। आगे आराम से चलिए आगे बढ़ते हैं। धातुओं की अन्य धातुओं के साथ अभिक्रिया। एक धातु है, किसी और धातु से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। यदि धातु की क्रियाशीलता, अभी क्रियाशीलता का पूरा चार्ट बना के दिखाऊंगा आगे थोड़ी देर में। यदि धातु की क्रियाशीलता लवण विलयन की धातु से अधिक होती है तो यह उसे विस्थापित कर देती है। जैसे कि आपने चैप्टर नंबर 1 में एक मैंने पढ़ाया था, ठीक है, हमने लोहा को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला था, है ना, तो कॉपर को हटाकर लोहा उसकी जगह पे आ गया था, तो ये प्रतिस्थापन का उदाहरण था ना। वही चीज़ यहाँ पे आता है। आपके पास एक धातु है और उसका एक लवण विलयन भी है, तो क्या करेगा, धातु लवण विलयन के साथ आ जाएगा और धातु ये वाला अलग हो जाएगा। इसको अच्छे से समझते हैं इस उदाहरण के साथ। हमारे पास ये लोहा है Fe, आयरन, और ये क्या, कॉपर सल्फेट का विलयन है, ठीक है। तो सक्रियता श्रेणी में ये जो Fe है कॉपर से ऊपर है। दुनिया का दस्तूर है मेरे भाई। तुम्हारे स्कूल क्लासरूम का ही बात में ले लेता हूँ। एक ताकतवर लड़का है, वो भले ही तुम पहले गए हो उस क्लास में, तुम जाके बैठ गए आगे, दुबला पतला, मेरे जैसा दुबला पतला एक लड़का बैठ गया क्लास में, तो ताकतवर वो लड़का आएगा और मेरे जैसे दुबले पतले लड़के 2 झापड़ मारेगा, पीछे भागा देगा और अपना बैग रख देगा बाद में आके भी, और हम उसका कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। कर सकते हैं क्या, नहीं, जाएंगे 2 झापड़ और खा के आ जाएंगे, ऐसा होता है। तो ये चीज़ हर जगह चलती है, ठीक है। ताकतवर लोग हमेशा कमज़ोरों पे अपना धोप जमाते हैं।
तो ये जो FeS लोहा है तो ये ताकतवर है, किससे? कॉपर से। तो ये जाएगा इसके लेवल विलयन से कॉपर को हटा देगा और खुद उसके जगह पे आ जाएगा, FeSO4 बना देगा और ये बेचारा कॉपर अलग हो जाएगा, ये बेचारा कॉपर अलग हो गया। तो ये प्रतिस्थापन का भी उदाहरण है और इसका भी एक बेस्ट उदाहरण है। अब आते हैं दूसरा एक उदाहरण और लेते हैं, इस उदाहरण पे बात करेंगे। देखो ये मेरा कॉपर है और ये मेरा FeSO4 है, फेरस सल्फेट है, उसके अंदर मैं कॉपर मिला रहा हूँ। तो भाई कॉपर उसका कुछ भी उखाड़ नहीं पाएगा इसका। क्यों? क्योंकि जो कॉपर है वो कमज़ोर है भाई, कमज़ोर लोग ताकतवर लोगों का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, ठीक है। तो ये आएगा और ये मार खा के फिर वही वापस आ जाएगा, क्योंकि कोई रिएक्शन ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि भाई कॉपर Fe से कमज़ोर है, सक्रियता श्रेणी में नीचे है, ठीक है। तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगी इस अवस्था में। ओके, समझ गए? चलिए अब हम आ जाते हैं अगले टॉपिक पे, सक्रियता श्रेणी पर। सक्रियता श्रेणी को याद करने के लिए मैंने एक 2 मिनट की वीडियो बनाई थी अलग से, कैटरीना कैफ के ऊपर, ट्रिक का नाम था, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो मुझे प्लीज़ बता देना, नहीं देखी है तो जाकर देख लेना, ठीक है। सक्रियता श्रेणी कैटरीना कैफ ट्रिक लिख देना और आगे चैनल का नाम लिख देना, वीडियो आ जाएगी, या आप कमेंट करोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ठीक है। मैं इस वीडियो में ट्रिक नहीं बताऊंगा, मैं चाहता हूँ वो वीडियो खुद देखो, आपको मज़ा आएगा बहुत, ठीक है। ये जो याद करना है ना, ये ट्रिक, ये आपको कक्षा 10 में नहीं, 11 में, 12 में, बड़ी बड़ी जगह पे चाहिए होगा। और ये अगर याद हो गया तो भाई बड़े बड़े क्वेश्चन आपके आराम से बनेंगे। और ये याद करना है, याद होना चाहिए सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी क्या होती है, एग्जाम में आता है। सक्रियता श्रेणी वह सूची है, एक सूचना है, एक सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। सबसे पहले जो सबसे ताकतवर है, फिर उससे कम ताकतवर, फिर उससे कम ताकतवर, फिर उससे कम ताकतवर, ऐसे रखा गया है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो धातु है वो है पोटेशियम, उसके बाद है सोडियम, उसके बाद है कैल्शियम, उसके बाद है एल्यूमिनियम, उसके बाद है जिंक, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद आयरन, उसके बाद लेड, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद कॉपर, उसके बाद मरकरी, उसके बाद सिल्वर और उसके बाद गोल्ड। तो सबसे ताकतवर जो है वो है पोटेशियम और सबसे कम जो है वो है सोना। जितना ज़्यादा ताकतवर होगा वो उतना ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा, हमेशा लोगों से क्रिया करना चाहेगा, और जो निष्क्रिय होगा वो क्रिया नहीं करता। जैसे सोना है, मस्त चिल मारता है, वो किसी के साथ क्रिया विरिया नहीं करता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, तो इसको याद कर लीजिएगा, इस श्रेणी को लिख के याद कर लीजिएगा। इस पे प्रश्न आते एग्जाम में, कुछ अब तत्व दिया जाएगा और बोलेगा इसको इसके क्रियाशीलता के आधार पर व्यवस्थित कीजिए, अवरोही क्रम में लिखिए, आरोही क्रम में लिखिए, इधर उधर से दे दिया जाएगा। और अगर आपको ये श्रेणी याद नहीं होगी तो वो आप कर नहीं पाओगे, तो ये याद होना चाहिए। अगला है धातु की अधातु के साथ अभिक्रिया। धातु अब जब अधातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा? देखिए, धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रियाशीलता को संयोजकता कोश को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझ सकते हैं, ठीक है। धातु संयोजकता कोश से इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं। जो भी धातु होगा वो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ सोडियम, सोडियम एक धातु है। आपको कैसे पता लगेगा कि भाई धातु है? इस परिभाषा के आधार पर सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूंगा, पहली कक्षा में अधिकतम 2 आ सकते हैं, दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 आ सकते हैं। कोश पूरा हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा बच गया। इसका देखो बाहरी कक्ष पूरा हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बच गया, तो मैं इसको कैसे लिखता हूँ? इसको मैं ऐसे लिखता हूँ Na पॉजिटिव। तो धातु संयोजकता कोश से इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं। जो भी ऐसे धनायन बनाते हैं वो क्या होते हैं? धातु होते हैं, ठीक है। अधातु संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। जो नेगेटिव में चार्ज होता है जिनका, वो ऋणायन, वो क्या होते हैं? अधातु होते हैं। जैसे कि क्लोरीन, ये एक अधातु है। पहली कक्षा में 2 आते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 7। अब इसके अष्टक पूरे करने के लिए मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन मेरे को चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो एक नेगेटिव लगाएंगे। और जिस पे भी नेगेटिव चार्ज होता है तो वो क्या होती है? अधातु होती है। जिसमें भी पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या होती है? धातु होती है। ऐसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान द्वारा बनते हैं उन्हें हम आयनिक यौगिक कहते हैं, ठीक है। उन्हें हम क्या कहते हैं?
आयनिक यौगिक कहते हैं या फिर वैद्युत सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। ठीक है, इतना आगे समझ में आपको प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम कुछ जैसे आयनिक यौगिक कैसे बनते हैं, है ना, उसके बारे में जानते हैं। और इस पर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। जैसे ये सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है, इसका निर्माण समझो। यहाँ पर मैंने पूरा रामायण लिख रखा है, ठीक है, रामायण महाभारत सारा कुछ है यहाँ पर, लेकिन इसको आप साइड में रखिए। मैं आपको आसान तरीके से समझा रहा हूँ कैसे बनेगा। Na और NaCl बनाना। Na अलग, Na का परमाणु क्रमांक 11, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, 2 8 1 2 8 7 होता है। ठीक है, Na एक बार है, Cl भी एक बार है। तो हमें बस बाहरी कक्षक चाहिए होता है। हमें बस क्या चाहिए होता है? बाहरी कक्षक चाहिए होता है। सोडियम के बाहर एक ही है, क्लोरीन के बाहर 7 है। 1 2 3 4 5 6 7। इसको डॉट से दिखाया तो इसको भी डॉट से नहीं दिखा सकते, कुछ डिफरेंस साइन से दिखाना होता है। अब देखो इसके तो बाहर में अष्टक पूरे हो रखे हैं और फिर एक ज़्यादा है। अब इसके बाहर 8 पूरे होकर 7 ज़्यादा है, ये नहीं कह सकते आप। ठीक है, 7 ज़्यादा ये नहीं कह सकते कि 7 पॉजिटिव है। इसको 8 पूरे करने के लिए एक चाहिए, अब ये करना होगा। ठीक है, एक चाहिए यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसको पूरा चाहिए, तो ये क्या करेगा? सोडियम, इसके पास एक ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन एक पूरा का पूरा इसको दे देगा। ठीक है, पूरा का पूरा इसको दे देगा। तो ये कैसे बनेगा? देखिए, सोडियम के पास एक है, क्लोरीन के पास ये 7 थे, तो इसने एक पूरा का पूरा इसको दे दिया, पूरा का पूरा एक दे दिया, पूरा दे दिया यानी कि इस पर पॉजिटिव चार्ज लग गया, और क्लोरीन ने एक ले लिया तो इस पर एक नेगेटिव चार्ज लग गया। तो ऐसे बनता है सोडियम क्लोराइड। दे रहा है, तुम जब किसी को पैसे देते हो तुम भाई उस पर कर्जा दे रहे हो, प्लस चार्ज लगेगा। जब तुम ले रहे हो, तुम्हारे पे ऋण, तुम ऋण ले रहे हो, तुम पर ऋण चार्ज लगेगा। कितना लिया? एक लिया तो एक ऋण चार्ज लगेगा। इसने एक दिया तो इसमें एक पॉजिटिव लिख गया। NaCl ऐसे बनता है। ठीक है, अब आते हैं आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, ये जितने भी मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आपको, इन्हीं टॉपिक से ही क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, चैप्टर आपने पूरा अच्छा समझ लिया तो क्वेश्चन में आप आराम से बना लो। पहला गुण है भौतिक प्रकृति कैसे होती है आयनिक यौगिकों की? तो ये ठोस होते हैं, कठोर होते हैं और भंगुर भी होते हैं। ठीक है, इनमें मारोगे तो ये टूट भी जाएंगे। गलनांक और क्वथनांक बहुत ज्यादा होते हैं। आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि इनके अंदर अंतर आणविक आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है और इनको उनके जगह से अलग करने के लिए बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी वजह से इनके गलनांक और क्वथनांक बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे कुछ आयनिक यौगिक मैंने यहाँ लिखे हैं। NaCl का गलनांक कितना है? 1074 केल्विन, और क्वथनांक क्या है? 1686। कितना ज्यादा है। जैसे दूसरा लिया मैंने LiCl, इसका 887 है और क्वथनांक 1600 है। CaCl2 देखिए, गलनांक 1045 है, क्वथनांक 1900 है। तो ये आयनिक यौगिक है, इनके गलनांक क्वथनांक कितने ज्यादा है ना। घुलनशीलता की अगर हम बात करें तो जल में घुलनशील होते हैं, परंतु पेट्रोल केरोसिन में अघुलनशील होते हैं। जो भी आपका आयनिक यौगिक होगा जल में घुल जाएगा, लेकिन अगर पेट्रोल में घुलना चाहो, केरोसिन में घुलना चाहो तो ये नहीं घुलते हैं। विद्युत के चालकता की बात की जाए तो आयनिक यौगिक जलीय विलयन और गलित रूप में विद्युत का चलन करते हैं। अगर वो गलीय अवस्था में है, द्रव अवस्था में, तो विद्युत का चलन करेंगे। अगर कोई कठोर अवस्था में या ठोस अवस्था में तो फिर विद्युत का चालन नहीं करते हैं। आई बात समझ में? सिंपल। नेक्स्ट, धातुओं की प्राप्ति। धातुओं को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अभी मैं आपको अयस्क के बारे में बताऊंगा, ठीक है, गैंग के बारे में बताऊंगा, इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे। तो धातु की प्राप्ति कैसे होती है? जैसे हमें देखो, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, घर में काम हो रहा है, आपको लोहा चाहिए, सरिया चाहिए, है ना, स्टील रेलिंग बनानी है, ये सब चाहिए। तो ये कहाँ से मिलते हैं? ये हम थोड़ी ना बनाते, ये भगवान ने हमको दे रखा है, ये पृथ्वी से हम प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की भूप्रकृति धातुओं का मुख्य स्रोत है। समुद्री जल में भी सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि जैसे कुछ विलय लवण उपस्थित रहते हैं। ये सारे धातु हम वहां से ही मिलते हैं, पृथ्वी से, भूप्रकृति से।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में लगभग हर साल आता है। ठीक है, खनिज, लवण और अयस्क, खनिज, अयस्क और गैंग। ठीक है, जिस साल मैंने एग्जाम दिया था ये परिभाषा आई थी 3 नंबर में। और आपको पता होना चाहिए कि आपका जो भाई है, आपके जो सर हैं, आप कई लोग सर मानते तो कई लोग भाई मानते, कई लोग दोस्त मानते। मैं आपका दोस्त भी हूँ, भाई भी हूँ, टीचर भी हूँ, हर चीज़ हूँ, आपका सुख दुख का साथी हूँ। मेरे विज्ञान में पूरे थ्योरी में 80 नंबर का होता था हमारे उस टाइम पे। पूरे थ्योरी में मेरे 80 में से 80 मार्क्स थे। प्रैक्टिकल का जो नंबर होता है वो टीचर के हाथ में होता है और थ्योरी का नंबर तो हमारे हाथ में होता है। प्रैक्टिकल में मेरे पूरे 20 में से आई थिंक 16 नंबर या 15 नंबर मिले थे। तो वो जो पूरा होता है ना 100 में से वो नहीं था, लेकिन थ्योरी में पूरे पूरे 80 में से 80 थे। प्रैक्टिकल में नंबर कम दिए थे टीचर ने, वो तो उनकी गलती है। हालांकि मेरा प्रैक्टिकल भी अच्छा गया था, बट उन्होंने नंबर, नया टीचर आया था वो मुझे जानता नहीं था, पढ़ाने वाले सरकारी स्कूल से मैं पढ़ता था, तो मुझे पूरे नंबर नहीं मिले थे 100 में से 100, लेकिन थ्योरी में मेरे 80 में से 80 थे। और टोटल मेरा जो मार्क्स था विज्ञान में वो आई थिंक 96 नंबर था। हाँ, 96 ही था। ठीक। खनिज क्या होता है? पृथ्वी की भूप्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। आजकल तो हर एक बच्चे के 90%, 95% आ रहे हैं और फिर भी रो रहे हैं। और हमारे टाइम में किसी बच्चे का 60% भी आ जाता ना, उसको तोप माना जाता था, अलग अलग जगह बुलाया के उसको पुरस्कार दिए जाते थे। मेरे 90% नहीं है क्लास 10th में। मैं पता पुराने ज़माना का हूँ, दिखने में ऐसा लग रहा हूँ सूखा सगड़ा, लेकिन मेरा हाई स्कूल 2008 में हुआ है। 2008 में जब नई एनसीईआरटी पैटर्न, नया पैटर्न जो जिस हिसाब से अब चल रहा है ना पिछले 15-16 साल से, तब हमारे टाइम में नया पैटर्न चला था। ठीक है, सारा कुछ बदल के नया किताब आया था, तब के हम विद्यार्थी हैं। और उस टाइम पे किसी के अगर 70% भी आ जाए ना, तो भाई कहाँ कहाँ बुलाया जाता था उसको। उस जमाने का मैं हूँ और मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ बुला के पुरस्कार दिया गया था। चलिए, खनिज की बात करते हैं। पृथ्वी की भूप्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को हम क्या कहते हैं बच्चों? खनिज कहते हैं। जो भी चीज स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पे हमें मिल रही है वो क्या है? खनिज है। इसका क्या होता है? कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु, खनिज तो बहुत होते हैं, खनिज में हर प्रकार की चीज मिली हुई होती है, लेकिन जब कुछ खनिज में किसी विशेष धातु की मात्रा ज्यादा होती है, कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफी मात्रा में होती है जिसे निकालना लाभकारी होता है। इन खनिजों को हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। तुमने खनिज निकाला, उस खनिज में लोहे की मात्रा ज्यादा है, तो लोहा निकालना उसमें से आसान हुआ, तो वो खनिज क्या कहलाएगा? अयस्क कहलाएगा। ठीक। गैंग क्या होता है? अब कई लोग बोलेंगे गैंग तो 4-5 लोगों को, बच्चों आ जाओ एक साथ मिलके 4 बंदे का गैंग बन गया, 2-4 को पीट दिया, तो वो गैंग नहीं है। गैंग का मतलब यहाँ अशुद्धि से है। किससे? अशुद्धि से। पृथ्वी से निकाले गए अयस्कों में रेत होती है, मिट्टी होती है ना, जैसे अशुद्धियां पाई जाती है, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। जो भी अशुद्धियां होती है, रेत, धूल, मिट्टी, ये सब क्या होती है? गैंग होती है। तो खनिज क्या होता है, अयस्क क्या होता है, गैंग क्या होता है, आई होप आप आराम से समझ गए होंगे। नेक्स्ट, अब धातु की जो प्राप्ति होती है, जो भी आपके पास अयस्क आया है उससे आपको धातु निकालना है, तो धातु निकालने आपके लिए 3 चरण करने पड़ेंगे। सबसे पहला क्या होगा? आपको अयस्कों का समृद्धीकरण करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद धातु का निष्कर्षण करना पड़ेगा और फिर धातु का परिष्करण करना पड़ेगा। ये 3 प्रोसेस होते हैं। अब इन 3 प्रोसेस को मैं डिटेल में समझाऊंगा। इस प्रोसेस के अंदर एक प्रश्न आता है, निस्तापन किसे कहते हैं, भर्जन किसे कहते हैं, हर साल एग्जाम में आता ही आता है, वो भी मैं आपको भी बताऊंगा। सबसे पहले आ जाते हैं पहला चरण, अयस्कों का समृद्धीकरण या सांद्रण। अयस्कों को अंग्रेजी में ओर कहते हैं। देखो, अयस्कों में मौजूद अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। अयस्क से गैंग को अलग करने की प्रक्रिया को अयस्क का समृद्धीकरण कहते हैं। सिंपल सी बात है। अयस्क में जो भी अशुद्धियां हैं उसको अलग करने का जो प्रोसेस होता है, अलग करने की जो विधि होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अयस्क का समृद्धीकरण कहते हैं। जो अशुद्धियां होती है उसको हटाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अयस्क का समृद्धीकरण कहते हैं। ठीक है, इसके लिए पृथक्करण की कई तकनीक इस्तेमाल की जाती है। जैसे अयस्क को हम पानी से साफ कर दें, जैसे धूल वूल ज्यादा है तो पानी मार दिया, पानी क्या होगा? पानी मारने से वो गलित अवस्था में आ जाएगा, छन्नी से बाहर हो जाएगा।
छान कर भी कर सकते हैं, ज़्यादा अशुद्धियाँ हैं तो ऐसे छन्नी में छान लिया तो अशुद्धियाँ सारे नीचे गिर गई। रसायनों का उपयोग किया, कुछ केमिकल डाल दिया, उससे भी साफ कर सकते हैं। चुंबक, चुंबक लगा के क्या होगा कि लोहा वगैरह कोई भी वस्तु होगी तो चुंबक से चिपक जाएगी, बाकी मिट्टी वगैरह धूल वो तो चुंबक से नहीं चिपकेगी, वो फिर नीचे ही रह जाएगी। तो ये सारी विधियां हैं समृद्धीकरण के। समृद्धीकरण क्या है समझ गए? चलिए अब हम आ जाते हैं धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं को हम कैसे निकाल सकते हैं? धातुओं की सक्रियता श्रेणी के बारे में आप पढ़ चुके हैं, है ना? इसलिए आप आसानी से समझ सकते हैं कि अयस्क से धातु का निष्कर्षण कैसे होता है। आइए समझते हैं। कुछ धातुएं भूप्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, खुली अवस्था में मिलती है, और कुछ धातुएं अपने यौगिक के रूप में मिलती है। अच्छा, कौन सी धातु स्वतंत्र मिलेगी, कौन से यौगिक के रूप में मिलेंगी? देखो, जो कम क्रियाशील धातु होंगी वो स्वतंत्र होंगी, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं। जैसे सोना है, चांदी है, जब तुम कहीं पे भी सोना चांदी की खदान होती है तो वहां पर सिर्फ सोना वगैरह ही मिलता है, चांदी वगैरह ही मिलता है, क्योंकि ये कम क्रियाशील है, किसी से क्रिया नहीं करती है। जैसे झारखंड है हमारे यहाँ पर, वहाँ पर खदानों की खुदाई होती है सोना की प्राप्ति के लिए, हीरे की पाने के लिए, तो हीरा और ये सभी मिलते हैं और कुछ नहीं मिलता, क्योंकि जो सोना है वो सबसे कम क्रियाशील है, वो खुद अकेले अवस्था में मिलेगी, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। और वहीं बात रही जो बाकी चीज़ें यौगिक, जैसे अभी मैंने आपको बताया कैल्शियम सबसे क्रियाशील धातु है, तो क्या करेगी वो किसी ना किसी के साथ क्रिया कर लेती है और फिर यौगिक के रूप में मिलती है, वो अपनी फैमिली बना लेती है। ठीक है, वो भाई जोड़ा बना लेते हैं, कैल्शियम किसी के साथ जाके अभिक्रिया कर लेगा। और जो अधिक क्रियाशील धातु होते हैं वो कभी भी अकेले नहीं होते हैं, वो हमेशा यौगिक के रूप में मिलते हैं, और फिर जब यौगिक के रूप में मिलते हैं उनसे फिर उनको अलग करना पड़ता है अलग। उसके लिए कैसा प्रोसेस होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, कुछ धातुएं भूप्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। कौन सी धातु है? जो सबसे कम क्रियाशील होती है। कुछ धातुएं अपने यौगिक के रूप में पाई जाती है। कौन सी धातुएं पाई जाती है? जो सबसे अधिक क्रियाशील होती है, वो हमेशा यौगिक के रूप में पाई जाती है। सक्रियता श्रेणी नीचे आने वाली धातुएं सबसे कम अभिक्रियाशील होती है और ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। उदाहरण गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया, ये हमेशा अकेली मिलेंगी। ठीक, नेक्स्ट, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की धातुएं जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम इतनी अधिक अभिक्रियाशील होती हैं कि ये कभी भी अकेले नहीं मिलती है, ये हमेशा यौगिक के रूप में मिलती हैं। चलिए अब देखो, जो धातु उच्च सक्रियता श्रेणी में ऊपर होती है वो यौगिक बनाती है। ठीक है, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं सबसे कम अभिक्रियाशील होती है और ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ। ठीक है, सक्रियता श्रेणी के जो बीच में आते हैं जैसे कि Zn हो गया, Fe हो गया, Pb, ये अभिक्रियाशील श्रेणी में बीच में होती है, मध्यम वर्ग की होती है। पृथ्वी की भूप्रकृति में ये मुख्यतः ऑक्साइड, सल्फाइड या फिर कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। जो बीच में रहती है वो ऑक्साइड, सल्फाइड या फिर कार्बोनेट के रूप में ही आपको मिलेंगी। ठीक है, चलिए अब तो ये जानते हैं कि ये जो आपका पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये अधिक क्रियाशील है, ये बीच में, और ये सबसे कम क्रियाशील आपका ये Ag हो गया, Au हो गया, कॉपर हो गया। ठीक है, ये आप जानते हैं। स्वतंत्र रूप में नहीं मिलते हैं, इनको विद्युत अपघटन करना पड़ता है। जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, जो मध्यम वर्ग के होते हैं, ये सल्फाइड, ऑक्साइड, कार्बोनेट के रूप में होते हैं, कार्बन द्वारा इनका अपचयन होता है। किसके द्वारा होता है वो मैंने यहाँ लिख दिया है। जो स्वतंत्र रूप में मिलती है उनका विद्युत अपघटन द्वारा होता है, जो बीच में होती है उनका कार्बन द्वारा अपचयन होता है, और जो ये तो स्वतंत्र रूप में मिल जाती हैं। ठीक है, ये इनमें कुछ करना ही नहीं पड़ता, ये खुली अवस्था में आपको मिल जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कम क्रियाशील धातु का निष्कर्षण कैसे होता है। ठीक है, तो इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त किया जाता है। ठीक है, सिर्फ गर्म कर दो आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल Hg का निष्कर्षण कैसे होता है? जैसे HgS है, इस पे हमने क्या मिलाया? वायु मिला है, ऑक्सीजन मिला है, तो ये क्या बन गया? Hg ऑक्साइड बना गया। ठीक है, Hg का ऑक्साइड बन गया, और सल्फर डाइऑक्साइड आपको मिला है, गैस, सल्फर डाइऑक्साइड क्या, गैसीय अवस्था में। फिर हमने यहाँ से HgO लिया और उसको गर्म किया तो हमें Hg मिल गया और ऑक्सीजन हवा में उड़ गया, ऐसे मिल गया।
ठीक है, Cu2S से कॉपर का निष्कर्षण कैसे कर सकते हो? तो Cu2S में मैंने फिर से क्या किया, इसको हवा के साथ मिलाया और क्या बन गया, कॉपर का ऑक्साइड बन गया और सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। कॉपर ऑक्साइड को मैंने फिर से लिया और इसमें मैंने Cu2S मिला दिया, जिससे मुझे कॉपर इंडिविजुअली अलग से मिल गया और सल्फर डाइऑक्साइड आपको गैसीय रूप से मिला, वो उड़ गया हवा में, तो हमें कॉपर अलग से मिल गया। तो इससे हम कॉपर ऐसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पूरा लिखना होगा और ये जो रिएक्शंस होती हैं वो आपको लिख लिख के याद करनी होती है, बोलने से याद कभी नहीं होगी, लिखोगे तो ही याद होगी। जो मध्यम वर्ग की होती हैं उनका निष्कर्षण कैसे होता है, यह धातु या तो सल्फाइड या कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाई जाती है, जो कि मैंने पहले आपको बोला अभी। इनका निष्कर्षण कैसे होता है, भर्जन, निस्तापन, मैंने बोला था ना। ठीक है, सल्फाइड अयस्क से धातु का निष्कर्षण, सल्फाइड अयस्क धातु के निष्कर्षण के लिए आपको टेक्निक अपनानी पड़ेगी, भर्जन। भर्जन क्या होता है, जो भी सल्फाइड अयस्क है आपके पास, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक तापमान पर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है। ठीक है, मेरे पास क्या है, ZnS है, जिंक का सल्फाइड है। ठीक है, इसको मैंने ऑक्सीजन के साथ मिलाया और बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया, तो जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया और सल्फर डाइऑक्साइड मेरा गैस हवा में उड़ गया। ठीक, अब कार्बोनेट वालों के लिए क्या करना होता है, निस्तापन करना होता है। कार्बोनेट अयस्क से धातु का निष्कर्षण कैसे होता है, कार्बोनेट अयस्क को वायु की सीमित मात्रा में या फिर अनुपस्थिति में अधिक तापमान पर गर्म करने पर ऑक्साइड में ये परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, निस्तापन। वहां पर और यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पर क्या बोला है, सीमित मात्रा में बोला है, वायु की सीमित मात्रा, और वहां पर अगले वाले में क्या है, वायु की उपस्थिति में कोई सीमित मात्रा नहीं, उपस्थिति होनी चाहिए, बस कम ज्यादा हो। वहां पर फिक्स है कि भाई इतना ही होना चाहिए, सीमित मात्रा होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर ये मेरा जिंक कार्बोनेट है, हम वायु की सीमित मात्रा में गर्म करेंगे तो जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड आपका अलग हो जाएगा। नोट, भर्जन और निस्तापन विधियों में हमें जो धातु ऑक्साइड प्राप्त हुआ है, हमें धातु नहीं मिलता, धातु का ऑक्साइड मिलता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर हमें क्या मिला, जिंक ऑक्साइड मिला, इस वाले में भी क्या मिला, मुझे जिंक ऑक्साइड मिला, जिंक नहीं मिला, धातु नहीं मिला, धातु का ऑक्साइड मिला। धातु ऑक्साइड से फिर हमें क्या मिलता है, धातु मिलता है। अब ये जो भी हमें धातु का ऑक्साइड मिला है, उसका हमें क्या करना होता है, अपचयन कराकर तब जाके हमें क्या मिलता है, धातु मिलता है। जो भी हमें धातु का ऑक्साइड मिला है, उसका जैसे हम अपचयन कराएंगे तो हमें धातु मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास जिंक ऑक्साइड है, धातु का ऑक्साइड है, उस पर मैंने कार्बन की अभिक्रिया करा दी, तो मुझे Zn अलग मिल जाएगा और ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना लेगा, हवा में उड़ जाएगा और मुझे जिंक मिल जाएगा, धातु मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मिलता है। अधिक क्रियाशील धातु का निष्कर्षण कैसे होता है, जो बहुत ज्यादा क्रियाशील है, इन धातुओं को विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है। चित्र बना दिया मैंने आपको, दिख रहा है आपको, जैसे कि NaCl से सोडियम का निष्कर्षण कैसे होगा। सोडियम बहुत क्रियाशील तत्व है, ये अकेला तो कभी नहीं मिलेगा, ये यौगिक के रूप में मिलेगा। जैसे कि ये यौगिक है, NaCl एक यौगिक है, तो इस यौगिक से मुझे Na सोडियम को प्राप्त करना है, तो उसके लिए मुझे इसका निष्कर्षण करना होगा विद्युत अपघटन के द्वारा। तो जो धातु है, जो सोडियम है, वो हमें कैथोड पे मिलती है। ठीक है, ये हमें कैथोड पे मिलेगी, और जो क्लोरीन है वो हमारे एनोड पे आ जाएगी। ये चित्र बना दोगे, मैंने सिंपल रखा है, एकदम सिंपल। इसको भी डिटेल में बताना चाहूँ तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, वो भूल भी जाओगे। इसे रखिए दिमाग में, आराम से हो जाएगा। अब आता है धातुओं का परिष्करण। धातु का परिष्करण कैसे करते हैं, साफ सफाई की। धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी विधि है विद्युत अपघटनी परिष्करण। ये एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चित्र है, जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी, जब हम इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो अशुद्ध धातु अपघट्य में घुलने लगेगा। जो भी अशुद्ध धातु है ना, इसके अंदर जो अपघट्य में मिला है, उसके अंदर क्या होगा, घुल जाएगा, घुलने लगेगा। और उसी समय अपघट्य से शुद्ध धातु, उसी टाइम पे अपघट्य से शुद्ध धातु उतनी ही मात्रा में कैथोड पर निक्षेपित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैथोड पर आ जाएगा। और अविलय अशुद्धियां, जो अविलय है वो अशुद्धियां कहाँ जाएगी, एनोड की तली पे आ जाती है।
एनोड की तली पे आ जाती है, जिसे हम एनोड पंख भी कहते हैं। ठीक है, ये लिख दीजिएगा और ये चित्र बना दीजिएगा। सिंपल हो गया, इसे तो कठिन परिष्करण। अब हम बात करेंगे संचारण के बारे में। ये संचारण आप पहले चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हो, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। जब धातुओं को वायुमंडल के संपर्क में रखा जाता है, वायु के संपर्क में रखा जाता है, और वायुमंडल में क्या होता है, कई सारे गैस होती हैं, नमी होती है। ठीक है, उससे जब धातु क्रिया करती है तो धीरे धीरे वो नष्ट होने लगती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संचारण कहते हैं। जैसे इन चित्रों में आप देख पा रहे हो, भूरा 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 लगा है, ये संचारित होगी, इसे जंग लगना कहते हैं। संचारण की प्रक्रिया में धातु वायुमंडलीय गैसों से क्रिया करके ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड आदि यौगिक का निर्माण करती है, जिसके कारण धातु का क्षय होने लगता है। ठीक है, जो भी धातु है ना, वो वायुमंडल से क्रिया करके कुछ ऑक्साइड बनाती है, तो कोई कार्बोनेट बनाती है, कोई सल्फाइड बनाती है, और वो चीज धातु को धीरे धीरे नष्ट करती है। संचारण के उदाहरण है चांदी की चमक का कम हो जाना, तांबे की छड़ पर हरी परत का बन जाना, लोहे पर जंग लग जाना, और लेड का अपना संरचना खो देना। ये सारे उदाहरण किसके हैं, संचारण के। संचारण से सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, पेंट करके कर सकते हैं। जब लोहे की वस्तु है, अगर उसे आप पेंट कर दोगे तो पेंट करने से क्या होता है, उसके ऊपर एक कवच बढ़ चढ़ जाती है, प्रोटेक्शन लेयर चढ़ जाती है, और वो जो कवच है वो क्या करती है कि धातु को डायरेक्ट वायुमंडल के संपर्क में नहीं आने देती है, क्योंकि उस पर एक कवच चढ़ गई है, उसके संपर्क में आती है तो धातु सुरक्षित रह जाता है। धातु को संचारण से बचाने के लिए विभिन्न विधियां अपनाई जाती हैं, जैसे कि पेंट करना, तेल लगाना, यशदे लेपन, क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण, मिश्र धातु बनाना, ये सब इसी के अंतर्गत आता है। अब बात करेंगे यशदे लेपन क्या होता है, एग्जाम में आ जाता है 1 नंबर में। तो लोहे और इस्पात को, जो वस्तुएं लोहे और इस्पात से बनती है, जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। पेंट किया जाता है ना, तो वैसे उस पर एक जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इसी प्रक्रम को हम यशदे लेपन कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, यशदे लेपन कहते हैं। अब हम बात करेंगे मिश्र धातु क्या होती है। कई सारे धातुओं को मिलाकर जो यौगिक बनता है उसे मिश्र धातु कहते हैं। 2 या 2 से अधिक धातु और अधातु का समांगी मिश्रण होता है। मिश्र धातु बनाकर भी धातु को संचारण से बचाया जा सकता है। जैसे कि सोना है, प्योर सोना कोई नहीं पहनता। अगर प्योर सोना 24 कैरेट का तुम पहनोगे ना, तो वो पिघल जाएगी, गर्मी में पिघल के ऐसे गिर जाएगी, तो उसमें अशुद्धि मिलानी ही पड़ती है। 22 कैरेट, 18 कैरेट, 20 कैरेट का सोना लोग पहनते हैं, ठीक है ना। तो 18 कैरेट के सोना में 75% आपका सोना होता है, 12.5% उसमें कॉपर होता है, और 12.5% उसमें सिल्वर होता है 18 कैरेट में। पीतल जो होता है कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। कॉपर 60 से 90% होता है, और जिंक 10 से 35% होता है। उसके बाद कांसा जो होता है, ये दिख रहा है आपको, ये कॉपर और टिन से मिलकर बना है। उसके बाद ये जो आयरन है जिसमें रोटी पकाई जाती है, कास्ट आयरन, ये लोहा और कार्बन से मिलकर बनता है। ये जैसे आपको दिख रहा है स्टेनलेस सिल्वर, सिल्वर किससे बनता है, चांदी और कॉपर को मिला के बनाया जाता है। तो ये सब मिश्र धातु है, ठीक है। और इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको पूरा चैप्टर सबसे आसानी के साथ, सरल से सरल परिभाषा के साथ, उदाहरण के साथ समझा दिया, एनिमेशन के साथ। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, किस स्टेट से देख रहे हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है वो भी मुझे कमेंट कर दें। अपना ख्याल रखें, और अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए मुझे ज़रूर बता देना। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। जय हिंद।